हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, 100 पेजेज नोट सीरीज में ये भारतीय अर्थव्यवस्था का, इंडियन इकोनॉमी का दूसरा एंड आखिरी लेक्चर है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप जाकर बाकी वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। इस नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इस नोट्स की खास बात यह है कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और सिलेबस में जो भी चीजें हैं उन चीजों को काफी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि चीजों को पढ़ने में आपको काफी आसानी होगी और समझने में भी काफी आसानी होगी। कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। वीडियो देखने के बाद तो आप आराम से 4 से 5 मिनट में एक पेज को रिवाइज कर लेंगे। हाँ, ये वीडियो चूंकि रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है, तो मैं इसमें उतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितना की जरूरत है, ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी नहीं हो। हाँ, उतना एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, समझने में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप आराम से रिवीजन करते रहें। वीडियो देखकर रिवीजन करना है तो वीडियो देखकर करते रहें, नोट से करना है तो नोट से करते रहें। खैर, चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बाकी सारी बातें तो हो चुकी हैं, इसमें हम बात करेंगे भारत में आर्थिक सुधार अर्थात इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया की बात की जाए तो देखिए, उस टाइम में आर्थिक सुधार से पहले, रिफॉर्म से पहले भारत में भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। तब जाकर आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हेल्प तो की, मदद तो की, लोन तो दिया इसने, बट कुछ शर्तों पर, कुछ कंडीशंस पर। तो उन्हीं शर्तों के तहत ये आर्थिक सुधार को लाया गया, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। इस रिफॉर्म को कैसे जानते हैं? नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इस टाइम में जो वित्त मंत्री थे भारत के, वो कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यही इसके प्रणेता हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये जो सुधार किया गया, ये रिफॉर्म लाया गया, इसको किस नाम से जानते हैं? नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। और ये नीति कब अपनाई गई? 1991 में। ध्यान रखिएगा, 1991 में, 1991 में। हाँ, इस नीति के तहत जो मुख्य रणनीति अपनाई गई, वो कौन सी रणनीति थी? एलपीजी की। एलपीजी, ठीक है ना? एल अर्थात लिबरलाइजेशन, पी अर्थात प्राइवेटाइजेशन, जी अर्थात ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। और तीनों के मतलब की बात की जाए तो देखिए, इनके मतलब क्या होते हैं, इनका अर्थ क्या होता है। निजीकरण का तो आप जानते हैं, निजीकरण में ये मैं बता चुका हूँ। उदारीकरण के तहत जो अनावश्यक सरकारी नियंत्रण एवं पाबंदियां थी, उनसे मुक्त कर दिया गया, उनसे सबको मुक्त कर दिया गया। निजी क्षेत्र के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे, उनमें भी ढील दी गई। ठीक, तो ये सारी बातें थी। वैश्वीकरण की बात की जाए तो देखिए, 1991 से पहले, मतलब एलपीजी लाने से पहले, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी। लेकिन 1991 में एलपीजी के तहत, मतलब वैश्वीकरण के तहत, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जो बाजार था, इसको खोल दिया गया। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ये तो भी मैंने बताया था, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत है, वो किसको माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लीजिए। हालांकि ये मैंने बता दिया, लेकिन फिर से देख लीजिए। आज़ादी से पहले ही, आज़ादी से पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने, 1868 में, 1868 में। हाँ, ये भी ध्यान रख लीजिएगा साथ में ही कि आज़ादी से पहले ही, ठीक है ना, ये भी आज़ादी से पहले ही वैज्ञानिक दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? और ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा है। ठीक, वैज्ञानिक दृष्टि से सबसे पहले आय की गणना किसने की? VKRV राव ने, विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराज राव ने। ये ऑप्शन में दिया हुआ था, VKRV राव। ठीक, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियों को देख लेते हैं। प्रमुख शब्दावलियों में सबसे पहले बात करते हैं अवमूल्यन की, डिवैल्यूएशन की। डिवैल्यूएशन की बात की जाए तो विदेशी मुद्रा जो है ना, विदेशी मुद्रा की तुलना में जानबूझकर अपनी जो मुद्रा है, स्वदेशी मुद्रा, उसके मूल्य को कम करना। ऐसा क्यों किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए $1 की कीमत अभी लगभग 85 रुपये है। ठीक है, सरकार क्या करती है? $1 की कीमत रुपया के मूल्य को गिराकर कितना कर देती है? मान लीजिए 170 रुपये। तो रुपये का क्या हो गया? अवमूल्यन हो गया, अवमूल्यन हो गया। $1 में अब 170 रुपये मिलेंगे। ठीक, इससे होगा क्या? देखिए, यहाँ देख लीजिए, इसका जो मेन उद्देश्य होता है ना, वो क्या होता है? निर्यात को बढ़ाना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। अब निर्यात कैसे बढ़ता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे $1 का 85 है ना, मान लीजिए, अच्छा, $100 कितना हो जाएगा 85 के हिसाब से? 8500, 8500 रुपये। और ये एक जो अवमूल्यन किया गया, उसके बाद कितना हो जाएगा? $100 मतलब 17,000 रुपये। 17,000 थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, बट आपको सुनाई तो नहीं रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ। ये 8,500, यहाँ पर 17,000। मान लीजिए ये पहले अवमूल्यन से पहले $100 में कोई भारत से चावल मंगा रहा था, यहाँ से चावल जा रहा था, मान लेते हैं कि
85 किलो, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ 85 kg। अब देखिए यहाँ पर $100 की जो कीमत है वो रुपए में कितनी हो चुकी है, 17,000 अवमूल्यन के बाद से। अब कितना चावल मंगा पाएगा वो, 85 दूनी 170 kg। तो निर्यात बढ़ेगा ना, लोग ज़्यादा सामान मंगाएंगे। अब समझ पा रहे हैं इस बात को, इसलिए निर्यात बढ़ेगा। इससे और क्या होगा, निर्यात तो बढ़ेगा बट आयात कम होगा, हम कम सामान वहाँ से मंगाएंगे। क्यों भाई, क्योंकि जहाँ हम 85 रुपये में $1 का सामान मंगा पा रहे थे, मतलब $1 मिल रहा था हमें, अब वही हमें 170 रुपये देने पड़ेंगे $1 के लिए। तो हमारे लिए काफ़ी महंगा हो जाएगा ना किसी चीज़ को खरीदना, बाहर से मंगाना। इसलिए लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अवमूल्यन का जो उद्देश्य होता है वो होता है एक्सपोर्ट को बढ़ाना। मुद्रास्फीति की बात की जाए, इन्फ्लेशन की बात की जाए, तो इसका सामान्य सा अर्थ होता है, बस इतना ध्यान रखेंगे तो काम चल सकता है, महंगाई, महंगाई का बढ़ना, वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में अर्थात उसके मूल्यों में वृद्धि। ठीक है, हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हल्की फुल्की वृद्धि हो तो ये चलता है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए थोड़ा सा इन्फ्लेशन जरूरी है, थोड़ी सी मुद्रास्फीति जरूरी है, बट यहाँ पर लिखा है मैंने, सामान्य वृद्धि अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है, लेकिन अधिक वृद्धि हानिकारक है। जरूरत से ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो वो हानिकारक है। अस्फीति की बात की जाए तो मुद्रास्फीति के ठीक उल्टा होता है मुद्रा अस्फीति, डिफ्लेशन। ठीक है ना, ये क्या होता है, मंदी, ये मंदी की स्थिति है, ये है मंदी की स्थिति। मंदी की स्थिति कब हो जाएगी, जब लोगों के हाथ में पैसे कम होंगे, सामान तो है बट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा। ठीक, आप समझ पा रहे हैं, तो मंदी आ जाएगी। ये ठीक उल्टा होता है महंगाई के। महंगाई में क्या है, लोगों के पास पैसे बहुत हैं, जब पैसे बहुत होंगे, समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात को, पैसे जब बहुत होंगे तो सामान, जो बाजार में सामान है उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। यहाँ पर देखिए, बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतों में गिरावट आ जाती है। तो ये तो सही बात है, मुद्रा अस्फीति के केस में मंदी जब आएगी, लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो कीमतों में गिरावट आ जाएगी। एक तो लोग खरीद नहीं रहे हैं, उसके बाद से पैसे कम मिल रहे हैं तो लोग उत्पादन करना नहीं चाहेंगे, खरीद भी नहीं रहे हैं तो उत्पादन नहीं करना चाहेंगे। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा है उत्पादन एवं व्यापार में कमी आ जाएगी। सिंपल सी बात है। स्टैगफ्लेशन की बात की जाए तो ये क्या होता है, जब इन्फ्लेशन एवं डिफ्लेशन एक ही साथ हो। हाँ, उसके बाद बात की जाए, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, इन्फ्लेशन जब समझा दिया, डिफ्लेशन समझा दिया, तो आप समझ ही गए होंगे। मतलब महंगाई भी है, समझ रहे हैं ना, सामान का दाम बढ़ गया है, सामान का दाम भी बढ़ गया है और डिफ्लेशन भी है, मंदी भी है, फिर भी लोग नहीं खरीद रहे हैं, पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। ठीक, सामान का दाम भी ज़्यादा है, महंगा है। डिफ्लेशन के केस में वैसे क्या होता है, सामान का दाम कम हो जाता है, क्योंकि लोग खरीदते ही नहीं है तो सामान का दाम कम करना पड़ेगा। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि महंगाई वैसे ही रहती है, दाम तो वैसे ज़्यादा ही रहता है, लेकिन लोग खरीदते भी नहीं है, मंदी भी रहती है। ठीक, तो ये स्टैगफ्लेशन है। मुद्रा अपस्फीति की बात की जाए, डिसइन्फ्लेशन की बात की जाए, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इन्फ्लेशन पर नियंत्रण करने के लिए, मतलब जो महंगाई है उस पर नियंत्रण करने के लिए जानबूझकर डिफ्लेशन लाना, मतलब कोशिश ये करना कि लोगों के हाथ में पैसा कम रहे। पैसा कम रहेगा तो आराम से महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। अब पैसा कम करने के लिए अब बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है, बैंक रेट, रेपो रेट, ताकि लोगों के हाथ में पैसा कम जाए। पैसा ज़्यादा रहेगा तो लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, मतलब आसानी से खरीद लेंगे, तो महंगाई बढ़ेगी ही, ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो। चलिए, उसके बाद मुद्रा संस्फीति की बात कीजिए, रिफ्लेशन की बात कीजिए, तो इसमें जो मंदी आई रहती है ना, डिफ्लेशन आया रहता है, तो मंदी पर नियंत्रण करने के, डिफ्लेशन पर नियंत्रण करने के लिए जानबूझकर इन्फ्लेशन लाना। इन्फ्लेशन कैसे लाएगा, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ जाए, बैंक रेट घटा दीजिए, लोग लोन ज़्यादा लेंगे, पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे। ठीक, तो जानबूझकर इन्फ्लेशन लाना है। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, पैसा को कम करना, ज़्यादा करना मार्केट में, इसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, हालांकि उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। हल्का फुल्का ये जो वर्ड लिखे, जो ये शब्द थे, जो भी वर्ड थे, इनका मतलब मैंने बता दिया है, इतना आप मोटा मोटी जानेंगे तो काम चल जाएगा। आर्थिक नियोजन अर्थात इकोनॉमिक प्लानिंग की बात की जाए तो देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत की स्थिति बहुत दयनीय थी। सीमित संसाधन थे और उन्हीं सीमित संसाधन का प्रयोग करके, उन्हीं को यूज करके हमारी जो आवश्यकताएँ थी, जो ज़रूरतें थी, उनको कंप्लीट करना था। ठीक है, तो उन्हीं सीमित संसाधनों को सही ढंग से यूज करते हुए मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करने के लिए आर्थिक नियोजन जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट तैयार किया गया। इसमें एक फिक्स्ड, हर 5 साल के लिए एक टारगेट को फिक्स किया गया। ठीक है, और उसको प्राप्त करने की कोशिश की गई। अब एक एक करके हम सारी बातें कर लेते हैं। जैसे इसके लिए क्या किया गया, एक योजना आयोग का गठन किया गया, और योजना आयोग का जो गठन हुआ, डेट याद रखिएगा, 15 मार्च 1950। डेट याद रखिएगा, इसका गठन कब होता है, 15 मार्च 1950 को। किसकी सिफारिश पर,
केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। तो ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है ना। ये तो हालांकि अब ख़त्म हो चुका है, इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है, लेकिन ये ध्यान रख लीजिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जो हल्की फुल्की बातें हैं ना, इनको ध्यान रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप कर पाइएगा। अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। पहले अध्यक्ष की बात की जाए योजना आयोग के, तो वो कौन थे? वही जो प्रधानमंत्री थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू। और पहले जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। चलिए, उसके बाद बात की जाए राष्ट्रीय विकास परिषद की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की जाए तो इसका जो गठन होता है वो होता है 6 अगस्त 1952 को। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि अब योजना आयोग की प्रासंगिकता उतनी नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से मान लीजिए अगर गलती से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन यहाँ से, अब तो नीति आयोग ने इसकी जगह ले ली है ना योजना आयोग की, तो नीति आयोग पर आप विशेष फोकस रखिएगा। बट योजना आयोग को भी देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, तो आप कम से कम इतना ध्यान रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हल्का फुल्का ध्यान रख लीजिए। देखिए, लास्ट में हम नीति आयोग की बात कर लेंगे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बात की जाए तो इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। हाँ, इसका काम क्या था? योजना निर्माण में राज्य की भूमिका सुनिश्चित करना। और यह भी जो है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, ये भी क्या है? संविधानेतर, मतलब गैर संवैधानिक निकाय ही है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। मतलब इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री। हाँ, इसका कार्य क्या था? योजना आयोग के द्वारा जो तैयार की गई योजनाएं थी उनको अंतिम रूप देना, अनुमोदन करना, ठीक है, अनुमोदन करना। तो ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन अनुमोदित करता है योजना आयोग की जो योजनाएं हैं, तो वो कौन है? एनडीसी। चलिए, अब एक एक करके जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए 1951 से 56 तक, तो ये किस मॉडल पर आधारित है? हेरल्ड डोमर मॉडल। इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें पहली जो योजना थी इसमें काय पर फोकस किया गया? किस क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस किया गया? कृषि पर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रथम योजना में कृषि पर फोकस किया गया, इसके अलावा सिंचाई विद्युत भी है, बट कृषि जरूर ध्यान में रखिएगा। दूसरी योजना ये किस मॉडल पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसी महालनोबिस मॉडल। ये नाम याद रखिएगा। पहले वाले में ये नाम याद रखिएगा, हेरल्ड डोमर, इंपॉर्टेंट है। द्वितीय में ये पीसी महालनोबिस। हाँ, इसमें जो लक्ष्य रखा गया ना, मुख्य लक्ष्य भारी उद्योग और औद्योगिकरण का लक्ष्य रखा गया। भारी उद्योग की स्थापना करना और औद्योगिकरण का लक्ष्य रखा गया। इसी के तहत राउरकेला कहाँ? उड़ीसा में इस्पात संयंत्र लगाया गया। उसके अलावा भिलाई में भी, जो कि छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, क्या लगाया गया? इस्पात संयंत्र, इसी योजना के अंतर्गत। उसके बाद तीसरी योजना की बात की जाए, ये डेट देखते जाइएगा, 1961 से 66 तक। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया? आत्मनिर्भरता का। लेकिन यह असफल रहा। क्यों असफल रहा? सबसे अगर असफल कोई योजना रही तो ये पंचवर्षीय योजना रही, तीसरी। ध्यान रखिएगा, क्यों असफल रही ये योजना? क्योंकि इसी टाइम में 1962 में, इसी बीच में चीन से भी युद्ध हुआ भारत का, और इसी टाइम में पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ 1965 में, ठीक ना। आप समझ पाए होंगे इस बात को। चौथी योजना की बात की जाए तो आत्मनिर्भरता का ये जो लक्ष्य है यहाँ पर प्राप्त नहीं किया जा सका था, तो चौथी में भी, चौथी जो योजना थी पंचवर्षीय योजना, इसमें भी यही लक्ष्य रखा गया, और स्थिरता के साथ, स्टेबिलिटी के साथ विकास का लक्ष्य रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर तो क्रम से चल रहा है, 1951 से 56, 5-5 साल, 61 से 66, ठीक है ना, सॉरी 56 से 61, 61 से 66 क्रम से है, बट यहाँ पर गैप आ गया है। देखिए 66 के बाद से यहाँ से 69 आ गया है, तो जो गैप आया है ना उसको हम लास्ट में देख लेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। जहाँ जहाँ पर गैप आया, जहाँ जहाँ पर अवकाश आया है, ठीक है। पांचवी योजना की बात की जाए 1974 से 78 तक, ये 74 से 78 दिख रहा है, 79 होना चाहिए आपके हिसाब से, 79, लेकिन ये 4 ही वर्ष तक ये योजना चली थी, क्योंकि 1 साल पहले ही इस योजना को समाप्त कर दिया गया था। देखिए इसके जो ये जो मॉडल है किस पर आधारित है? डीपी धर मॉडल पर आधारित है, डीपी धर मॉडल, ठीक है। इसका जो लक्ष्य था ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी के टाइम में, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है इसमें गरीबी उन्मूलन का, सबसे पहली बार गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। गरीबी उन्मूलन के लिए गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है।
और ये मैंने लिख दिया है कि 1 वर्ष पहले ही इस योजना को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद छठी योजना की बात की जाए, छठी, एक मिनट जूम कर लेता हूँ मैं, छठी पंचवर्षीय योजना की बात कीजिए 80 से 85 तक, तो फिर वही गरीबी निवारण और रोजगार सृजन लक्ष्य रखा गया। 7वीं की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का फुल्का अपडेट याद रख सकते हैं, 85 से 90। और फिर देखिए 90 के बाद से यहाँ पर गैप दिख रहा है, डायरेक्ट 92 से शुरू हुआ है। चलिए जो गैप है बाद में बात करेंगे उसकी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए, इसका टाइम पीरियड जो है 1992 से 1997 तक, 1992 से 97 तक, ठीक है। ये जो योजना है ये किस पर आधारित है? डब्ल्यू मिरर मॉडल पर। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया, ध्यान रखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट पर, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट पर, मानव संसाधन के विकास पर, मानव संसाधन के विकास का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद 9वीं की बात की जाए तो 97 से 2002 तक ये टाइम पीरियड है। इसमें सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया गया, ये लक्ष्य रखा गया, सामाजिक न्याय का एवं समानता के साथ आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया। 10वीं योजना की बात की जाए, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक, सेम लक्ष्य रखा गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड रहा 2007 से 12 तक। इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का लक्ष्य रखा गया। समावेशी विकास का मतलब हुआ हर तबके तक विकास, हर तरह से विकास, ठीक है ना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का लक्ष्य रखा गया, डेवलपमेंट का। उसके बाद देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए 2012 से 17 तक, इसी बीच में नीति आयोग की स्थापना हो जाती है। हालांकि यह अंतिम योजना है, ध्यान रखिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम योजना है योजना आयोग के तहत, मतलब ये पंचवर्षीय योजना में अंतिम योजना है 2012 से 17। इसका जो लक्ष्य रहा वो क्या रहा? तीव्र, धारणीय अर्थात सस्टेनेबल एवं अधिक समावेशी विकास, ठीक। तो ये सारी बातें हैं। ये लास्ट वाला जो है ना, ये थोड़ा सा डेट ध्यान रख सकते हैं, 2012 से 17 तक। उसके बाद जो योजना अवकाश हुआ था, बीच बीच में जो गैप आया था, कब कब आया था? 66 से 69 तक, 78 से 80 तक, 90 से 92 तक, ठीक है, जिसको प्लान हॉलिडे या फिर योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत ये जो गैप आ रहा है ना, इसके अंतर्गत एक वर्षीय योजना चलाई गई थी, एक वर्षीय योजना चलाई गई थी, जिसको रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। और इसी बीच में मतलब पहली वर्षीय क्या बोलते हैं, पहली एक वर्षीय योजना जो चलाई गई ना 1966-67 में, इसी के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि हरित क्रांति की बात हमने भूगोल में कर ली है। कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे कि ये एक पुस्तक है कि भारत के लिए एक नियोजित अर्थव्यवस्था, पुस्तक का नाम क्या है? भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1934 में, 1934 में। जिसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है कि भारत में नियोजन का पहला विवरण मिलता है किसमें? इसी पुस्तक में, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1934 में। उसके बाद एक ये नाम ध्यान में रख सकते हैं, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब होता है? 1938 में। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब होता है भाई? हरिपुरा अधिवेशन में विचार करने के बाद होता है, मतलब जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है उसमें विचार करने के बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है, जिसकी अध्यक्षता, मतलब राष्ट्रीय नियोजन समिति की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नीति आयोग की बात कर लेते हैं, जो कि योजना आयोग पर इस आयोग को लाया गया है, नीति आयोग। नीति का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। किसकी जगह पर? योजना आयोग की जगह पर। उद्देश्य की बात की जाए तो इसका जो उद्देश्य है कि नीतियों के क्रियान्वयन में, एग्जीक्यूशन में तेजी लाना, ठीक है। केंद्र और क्या है कि केंद्र राज्य समन्वय को बढ़ाना, हार्मोनी को बढ़ाना, केंद्र और राज्य के बीच में हार्मोनी को बढ़ाना, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना, ठीक है। इसका और क्या उद्देश्य है कि थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, इसका उद्देश्य है। ये सारी चीज़ें हैं, तो थिंक टैंक के रूप में कार्य करना आदि, ठीक है ना। हाँ, अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? ये उपाध्यक्ष जो है ना वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष की बात की जाए तो वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? सुमन कुमार बेरी। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगढ़िया, ठीक है। वर्तमान में जो सीईओ हैं वो कौन है? परमेश्वरन अय्यर। और पहली सीईओ कौन थी? सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो ये भारतीय
अर्थव्यवस्था की सारी बातें थी, इंडियन इकोनॉमी की सारी बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।